हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का परीक्षा के सफ़र में, जहां हम बात करेंगे आज बाबर के बारे में। और बाबर जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उससे बन रहे हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाबर का पूरा नाम, जो कि है जहुरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसके हम पूरी कुंडली पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो देखिए, इसका जो जन्म है वो 14 फरवरी 1483 को फरगना के अंदर होता है। मैं आपको फरगना ही बताऊंगा कहाँ है। इसके बाद ये पिता के वंश से, तैमूर वंश से संबंधित थे। और माता के वंश की अगर बात की जाए, इनकी माता जो थी वो चंगेज खान के वंश की थी। और चंगेज खान के बारे में हम एक बार दिल्ली सल्तनत में भी पढ़ेंगे, जब इल्तुतमिश की हम बात करेंगे। 1494 ईस्वी में 11 वर्ष की आयु में इसके पिता का देहांत हो जाता है और यह फरगनाई गद्दी पर बैठता है, लेकिन वहाँ लंबे समय तक नहीं रुक पाता है। इनके चाचा ताऊ जो हैं वो इन्हें वहाँ से खदेड़ देते हैं, और वहाँ से फिर ये कहाँ कहाँ जाता है इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन एग्ज़ाम से जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको इसको पीपीटी में मिलेंगी। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये है फरगना वादी, ये एरिया। यहाँ ये राज करता था, और यहाँ से ये यहाँ कब काबुल में आता है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी हम बात करने वाले हैं फरगना से काबुल आता है। ये आपको दिख रहा है, ये काबुल है। वो यहाँ फरगना से और यहाँ काबुल आता है। कब आता है? तो 1504 में। कुछ जगह आप एनसीईआरटी उठाओगे तो आपको मिलेगी 1504, और कुछ जगह 1507, 1506। तो काबुल पर इसने कब्जा कब किया, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी है नहीं। लेकिन अगर हम बात करें, इसने पदशाह की उपाधि धारण की। वो कब धारण की? तो वो की इसने 1507 में, जब काबुल के ऊपर कब्जा कर लिया, काबुल को जीत चुका था और काबुल के लोगों को यह सहायता प्रदान कर रहा था, तो इसे पदशाह की उपाधि दे दी गई। इसके बाद हम बात करें कि भारत में आने से पहले यह काबुल के ऊपर कब्जा कर चुका था, बुखारा पे कब्जा कर चुका था, खुरासान, समरकंद, इन पर यह विजय प्राप्त कर चुका था। और अब इसका निशाना जो था, अब इसकी निगाहें जो थी वो अब भारत की तरफ थी। तो भारत में ये प्रवेश करता है, और सबसे पहले ये बेजोर और बेरा का पराक्रमण करता है 1519 में। खैबर दर्रे को पार कर ये 1519 में ही पेशावर पर आक्रमण करता है। लेकिन ये यहाँ रुकना नहीं चाहता था। यह यहाँ से माल उठाता था, जीतता था और काबुल चला जाता था, क्योंकि काबुल के लोग, वहाँ जो सैनिक थे वो अपनी फैमिली से मिलने जाते थे, तो उनके साथ इसको भी जाना पड़ेगा, अकेला तो जंग करेगा नहीं अब। तो ये वहाँ जाना, बार बार यहाँ जीतता था और जाता था। तीसरा आक्रमण जो किया इसने, फिर 1520 ईस्वी में सियालकोट पर अधिकार करता है। चौथा आक्रमण जो करता है 1524 में, पंजाब का अधिकांश हिस्सा जो हरियाणा के टच में है, पंजाब, इसका अधिकांश हिस्सा यह जीत लेता है। इसको बहुत बुलावे दिए गए, बुलाया गया, और बुलाने के बाद 1525 में, अभी हम हरियाणा और नेशनल दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। तो 1525 में बाबर जो है हरियाणा के अंदर प्रवेश करता है। या हरियाणा के एक व्यक्ति, हिसार के हामिद खां, बाबर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नाकाम रहे। हामिद खां बाद में, इसको मारा नहीं है हामिद खां को, क्योंकि ये फिर बाद में भी क्या करता है, बाबर के खिलाफ विद्रोह करता है। तो इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं रुका, और जो हिसार की जागीर थी वो बाबर हुमायूं को दे देता है। उसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध, अभी हम पढ़ेंगे बाबर के प्रसिद्ध युद्ध जो उसने भारत में लड़े। इससे पहले आपसे पूछ सकता है कि काबुल पर कब विजय प्राप्त की, तो 1507 में वहाँ पर शाह की उपाधि धारण की। उससे पहले 1519 में दो बार युद्ध किया। एक पेशावर का युद्ध किया, तो 1519 में दो युद्ध किए इसने। उसके बाद 1520 में लड़ता है, और 1524 के अंदर पंजाब के अधिकांश हिस्से के ऊपर अधिकार करता है, और 1525 के तक ये हिसार तक पहुंच गया था। अब ये पानीपत इसका निशाना था, जिसके लिए बुलाया गया था।
तो 21 अप्रैल 1526 को उस पानीपत की धरती पर, हरियाणा की पानीपत की इस धरती पर दो व्यक्तियों के बीच में जंग होती है, एक इब्राहिम लोदी और एक बाबर। जहां बाबर विजय प्राप्त करता है और इब्राहिम लोदी मारा जाता है। तो मैं आप लोगों को बताऊं, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र राजा था, ये सुल्तान था जो जंग में मारा गया। अच्छा, कोई भी जंग में नहीं मारा गया दिल्ली सल्तनत में, सिर्फ इब्राहिम लोदी जंग के अंदर मारा गया। इब्राहिम लोदी का मकबरा जो है वो पानीपत में बना हुआ है। बाबर ने इस युद्ध के अंदर तुलगामा युद्ध पत्ती का इस्तेमाल किया और इस युद्ध में ही तोपों का प्रयोग किया गया था। तोप को सजाने वाले दो व्यक्ति थे, इनका नाम अधिकांश पूछा जाता है, उस्ताद अली कुली और मुस्तफ़ा। ये दो तोपची थे इनके, जो बहुत ही कुशल थे इन कामों में। ये दोनों तोप के लिए ही रखे गए थे। और इसके बाद हम बात करें तो तोप सजाने के जो तरीका था इन लोगों का, ये दो लोग जो तोप सजाते थे उस तरीके को बोला जाता था उस्मानी विधि, या हम बोलें उसे रूमी विधि भी बोल सकते हैं। पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर ने प्रत्येक अफगानी नागरिकों को एक एक चांदी का सिक्का दिया। अब उन लोगों को चांदी के सिक्के मिल गए। अफगानी नागरिक वही हैं जो सैनिक इसके लड़ रहे थे। हमने कई बार पढ़ लिया अब कि भाई वो काबुल जाता था ना वापस, तो काबुल जाता था तो काबुल वाले लोग को ही चांदी के सिक्के देगा, क्योंकि सेना में वही लोग हैं इनके और वही लोग हैं। तो मतलब काबिल के जो लोग हैं काबुल के, उनको एक एक चांदी का सिक्का भेंट में दिया। तो अफगानी जो नागरिक थे उन लोगों ने इसे क्या कहा, कलंदर, कलंदर की उपाधि से दी। तो अब आपसे पूछा जाए कि कलंदर की उपाधि किसने ली, तो बाबर ने ली। एक और महत्वपूर्ण तथ्य कि बाबर के साथ जितने सैनिक आए थे उनमें से सिर्फ एक ही सैनिक पानीपत के युद्ध में मारा गया था, जिसका नाम था संधारा।